मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। आज हमारा टॉपिक है रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। देखिए, रूसो के सामाजिक सिद्धांत का मूल आधार सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत लोकतंत्र तथा राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। एक और तो लोकतंत्र के समर्थकों ने मुक्त हृदय से सामान्य इच्छा के सिद्धांत का स्वागत कर इसे लोकतंत्र का आधार स्तंभ बताया है। वहीं दूसरी ओर निरंकुश शासकों ने भी अपने अत्याचारों को सही साबित करने के लिए रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आधार बनाया है तथा इसकी दमनात्मक व निरंकुश प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सामान्य इच्छा क्या है? देखिए, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। किसी न किसी प्रकार की विचार इच्छाएं, अच्छी बुरी, उसके हृदय में सदैव चलती रहती है। तो मनुष्य के हृदय में दो प्रकार की इच्छाएं होती है। पहली यथार्थ इच्छा। रूसो कहता है कि यथार्थ इच्छा है वो स्वार्थ प्रधान और भावना प्रधान इच्छा होती है। अर्थात यथार्थ इच्छा स्वार्थ से प्रेरित है, संकुचित है, हम इसे विवेकपूर्ण नहीं कह सकते, यह अस्थायी है और क्षणिक होती है। वहीं दूसरी है आदर्श इच्छा। यह व्यक्ति की बौद्धिक चिंतन का परिणाम और व्यक्तिक है। यह व्यक्ति की बौद्धिक चिंतन का परिणाम और व्यक्तिक स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। यह दृष्टिकोण की व्यापकता, दूरदर्शिता, स्थायित्व, व्यक्ति व समाज के हित का सामंजस्य तथा इसमें आत्मविलोकन की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो आदर्श इच्छा है उसमें यथार्थ इच्छा है वो स्वार्थ से भरपूर है, इसमें व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। वहीं आदर्श इच्छा है वो उसमें व्यक्ति अपने हित से पहले समाज के हित को प्राथमिकता देती है। तो फिर सामान्य इच्छा क्या है? रूसो के अनुसार व्यक्ति में स्वार्थ भावना इच्छा की बहुलता रहती है। जब भावना प्रधान इच्छा स्वार्थ और संकीर्णता के घेरे से बाहर निकल कर परमार्थ और उदारता के घेरे में प्रवेश करती है तो वह सामान्य इच्छा की परिधि में आ जाती है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। अर्थात जब संपूर्ण समाज के लोग, अर्थात समाज का एक, यूँ कह सकते समाज का एक बहुसंख्यक तबका, उसकी आदर्श इच्छा का योग सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। अर्थात जब समाज का एक अधिकांश तबका समाज के हित में सोच रखता है तो उसे ही हम सामान्य इच्छा कहते हैं। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। यह सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए व सब पर लागू होनी चाहिए। ग्रीन कहता है यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। वेपर रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में कहता है सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज़ है। जबकि शेबाइन कहता है सामान्य इच्छा समाज का एक विचित्र प्रतिनिधित्व करती है। उसका उद्देश्य स्वार्थपरता और कुछ इने गिने हितों की रक्षा न होकर सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करना होता है। रूसो का इच्छा को सामान्य बनाने की बात यह है कि निर्वाचकों की संख्या की अपेक्षा लोक कल्याण की भावना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है? प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थी और सामाजिक इच्छाओं में प्राय विरोध होता रहता है। जब स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती है तब सामाजिक इच्छाएं शेष रहती है। सभी व्यक्तियों की इन सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। अब देखिए, सामान्य इच्छा की विशेषता बताइए रूसो ने। इसकी पहली विशेषता है अखंडता। अर्थात सामान्य इच्छा कभी भी खंडित नहीं होती, ये विभाजित नहीं होती है। सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। दूसरा है संप्रभुता। सामान्य इच्छा सर्वोच्च होती है और संप्रभु होती है और इस पर किसी प्रकार के दैविक और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। अर्थात संप्रभुता, सामान्य इच्छा है सर्वोच्च संप्रभुता है जिसको कोई और निर्देशित नहीं कर सकता, जिसे और कोई आदेश नहीं दे सकता।
यह सामान्य इच्छा ही कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है तथा नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। तीसरी है अदेयता, अर्थात सामान्य इच्छा को दूसरों को नहीं दिया जा सकता, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अगर इसको किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है तो सामान्य इच्छा वहीं समाप्त हो जाती है। चौथी इसकी विशेषता है अप्रतिनिधित्व। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। वस्तुतः रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है जिसमें सब व्यक्ति अपनी इच्छा को खुद स्वयं अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात ये प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। पांचवी इसकी विशेषता है यह अचूक है क्योंकि यह हमेशा न्याय संगत और उचित होती है। इसमें किसी भी बात का विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है। यह अस्थायी है और शाश्वत है। यह इच्छा जो सामान्य इच्छा है भावना की उत्तेजनाओं में तथा वक्ताओं के भाषण में नहीं पाई जाती और इसलिए क्षणिक नहीं होती। यह लोगों के स्वभाव और चरित्र का एक अंश बन जाती है। ज्ञान और विवेक पर आधारित होने के कारण इसमें स्थिरता होती है। रूसो के शब्दों में इसका कभी अंत नहीं होता, यह कभी नष्ट नहीं होती, यह अनित्य, अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होती है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति सदैव कानून द्वारा होती है, अतः संप्रभुत्व कानून के ऊपर नहीं माना जा सकता। सामान्य इच्छा सदैव लोक कल्याणकारी होती है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का कल्याण नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। सामान्य इच्छा निरंकुश होती है, इसके आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। सामान्य इच्छा इसकी 10वीं जो विशेषता हुआ औचित्य। सामान्य इच्छा सदैव शुभ, उचित तथा कल्याणकारी होती है और सदैव जनहित को लेकर चलती है। यह इच्छा सबकी श्रेष्ठ इच्छा है क्योंकि यह सबकी आदर्श इच्छाओं का योग है। सामान्य इच्छा व बहुमत। देखिए, सामान्य इच्छा रूसों के अनुसार बहुमत से अलग है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति में संख्या का कोई मूल्य नहीं है। यह कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। यदि समाज का बहुसंख्यक वर्ग अपने अनुचित निर्णयों को अल्पसंख्यक वर्ग पर थोपने का प्रयास करे तो उसके इस कार्य को समाज की सामान्य इच्छा का प्रतीक नहीं माना जा सकता। अर्थात सामान्य इच्छा और बहुमत अलग अलग चीज़ है। सामान्य इच्छा जरूरी नहीं कि समाज के बहुसंख्यकों की इच्छा हो। बहुसंख्यकों की इच्छा स्वार्थ से वशीभूत हो सकती है, वर्गों के हितों की इच्छा से परिपूर्ण हो सकती है, लेकिन उसे हम सामान्य इच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि बहुमत की सोच समाज के हितों के अनुरूप हो यह आवश्यक नहीं है। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति प्रथम का लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है जबकि सर्वसम्मति का लक्ष्य व्यक्तिगत हित होता है। सर्वसम्मति व्यक्तियों के हितों से संबंधित हो सकती है पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समस्त समाज के कल्याण से संबंधित इच्छा ही होती है। सामान्य इच्छा व लोकमत। लोकमत कभी कभी सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। समाचार पत्र, रेडियो आदि प्रचार साधनों द्वारा लोकमत को भ्रष्ट किया जा सकता है पर सामान्य इच्छा कभी विकृत नहीं होती। अब देखिए, इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। सामान्य तौर पर यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, फिर भी वाल्टेर ने रूसो को नेम हकीम, जंगली हु करने वाला उल्लू, स्विश्वासी चाकर, डायनोसिस के कुत्ते तथा हीरोस्टेटस की कुतिया की दोगली संतान का है। मार्ले के अनुसार रूसो यद्यपि महान विचारक है तथापि वह यह नहीं मानता कि विचार किस प्रकार किया जाता है। फ्रेंच लोगों का कहना है अच्छा होता अगर रूसो के विचारों का अनुवाद नहीं होता। तो ये सारी रूसो के विचारों की आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना रूसो के विचारों की यह है कि एक और रूसो ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, दूसरी ओर वह कहता है कि व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करना चाहिए। तो ये दोनों विचार आपस में विरोधाभासी है। कुछ विद्वान इसे छू एवं अस्पष्ट मानते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा का प्रभुत्व कार्य, विधि निर्माण और शासन तंत्र की नियुक्ति और उसे भंग करता है। अपने सिद्धांत के द्वारा रूसो ने व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा सामान्य हित को उभारने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। पांचवी जो
आलोचना है वो है सामान्य इच्छा अनैतिहासिक तथा काल्पनिक है, क्योंकि इतिहास में इस प्रकार के किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं मिलता है। फिर जो रूसों ने अपने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, उस सामान्य इच्छा के सिद्धांत में इच्छाओं का विभाजन किया है कि दो प्रकार की इच्छा है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। तो इस प्रकार का जो विभाजन है वो काल्पनिक है, आलोचक कहते हैं। चूँकि व्यक्ति की इच्छा जटिल, पूर्ण और अविभाज्य है, इसलिए उसका विभाजन संभव नहीं है। फिर जो सातवीं आलोचना है सामान्य इच्छा की, वो है यह निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। सामान्य इच्छा अधिनायकवाद व सर्वाधिकारवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है। सामान्य इच्छा के नाम पर शासक द्वारा व्यक्ति पर मनमाने अत्याचार किए जा सकते हैं। डाइट के शब्दों में रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। वाहन के अनुसार रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत होब्स का सिर विहीन लेवियाथन था। शीश कटा हुआ लेवियाथन ही रूसो की सामान्य इच्छा है। आठवीं जो आलोचना है सामान्य इच्छा की, वो है सार्वजनिक हित की परिभाषा करना कठिन है, इसके साथ ही व्यक्ति की महत्ता नष्ट हो सकती है। सामान्य इच्छा की धारणा मात्र छोटे राज्यों में लागू की जा सकती है, जबकि बड़े राज्यों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य इच्छा का बड़े राज्यों में पता नहीं लगाया जा सकता। 10वां है प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में सामान्य इच्छा का सिद्धांत कदापि लागू नहीं हो सकता, क्योंकि रूसो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता है। यह आलोचना ही थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इस सिद्धांत की में खामियाँ ही खामियाँ हैं। इस सिद्धांत का महत्व भी है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत लोकतंत्र का पोषक है, क्योंकि वह संप्रभुता का आधार जन स्वीकृति मानता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन करता है सामान्य इच्छा के आधार पर। राज्य का उद्देश्य वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण का है। रूसो ने आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है, क्योंकि वह राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा मानता है। यह सिद्धांत सामाजिक स्वरूप को मजबूत करता है। यह सिद्धांत घोषित करता है कि राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है बल्कि स्वाभाविक संस्था है। इस प्रकार सामान्य इच्छा द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि लोकतंत्रात्मक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती। नैतिकता, न्याय और सद्गुण के भाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ही नहीं बल्कि व्यवहारिक राजनीति पर भी रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का गंभीर प्रभाव पड़ा है। अर्थात आज हम लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन, और लोकतंत्र का जो मुख्य आधार वो है जन सहमति। और रूसो ने जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है वो भी जन सहमति पर आधारित है। इसलिए रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा में नए आयाम दिए, अर्थात जन सहमति ही लोकतंत्र का आधार है। तो आज के इस वीडियो में हमने रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में पढ़ा कि सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है, सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या है, और सामान्य इच्छा की आलोचनाएं भी हमने देखी। साथ में राजनीति विज्ञान को रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत के रूप में क्या लाभ मिला है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। धन्यवाद।